हाय एवरीवन, वेलकम टू द बेयर मिनिमम एजुकेशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे 25 मार्च 2023 की द हिंदू और द इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज़पेपर एनालिसिस। बट बिफोर आई स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू से वन थिंग दैट इन केस यू फाइंड these videos helpful, you can always let me know that by commenting below, liking the video and subscribing to my channel if you haven't done that. देखिए, अगर आपने कल की वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ उस वीडियो को जाकर देखिए। स्पेशली जो शुरुआत के 15 से 20 मिनट हैं वो आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आप जानते हैं जो फॉर्मर एमपी मिस्टर राहुल गांधी, उनका डिफेमेशन केस है, उसको बहुत ही ल्यूसिड लैंग्वेज में समझाया गया है कल के वीडियो में। और केस से ज़्यादा देखिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, जो आप जानते हैं ऑलमोस्ट हर साल GS2 के पेपर में आता ही है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट से क्वेश्चन। तो यूजुअली करप्ट प्रैक्टिसेस और इस तरह की चीज़ों के बारे में पूछ लेते हैं, लेकिन क्योंकि डिसक्वालिफिकेशन हैज़ बिकम अ थिंग, इट्स बिकम अ ह्यूज न्यूज़, तो आपके लिए ये जानना इंपॉर्टेंट है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 के कौन कौन से सेक्शंस हैं जो डिसक्वालिफिकेशन की बात करते हैं, कौन कौन से ग्राउंड्स हैं। तो आपको सेक्शन 8, फिर उसके जो सब सेक्शंस हैं, फिर उसके बाद सेक्शन 9, सेक्शन 10, सेक्शन 11, उसमें बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया गया है। और अगर क्वेश्चन ये है आपके मेंस में कि कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं जो बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में, तो आप उसमें आर्टिकल 102 क्लॉज 1 इस तरह से लिखेंगे। और कुछ एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्टैट्यूटरी प्रोविजंस हैं जो डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं, तो वो क्या क्या हैं। ठीक है, तो फिर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल के केस में आप क्या लिखेंगे, आप आईपीसी के बारे में लिखेंगे। ठीक है, वो एक्चुअली क्या है ना, आईपीसी डिस्क्वालिफिकेशन की बात तो नहीं करता बट डिफेमेशन की बात करता है। फिर उसके बाद आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सारे सेक्शंस लिखेंगे। ठीक है, और ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से तो इंपॉर्टेंट है ही, पर क्योंकि आप जानते हैं पिछले 2 से 3 सालों के आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखिए पास्ट ईयर्स, और आपको पता चलेगा कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस हैं वो अब पहले की तरह सिर्फ फंडामेंटल राइट्स और इस तरह के चीज़ों से बहुत कम आ रहे हैं और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट के सेक्शंस पे आ रहे हैं। नॉट दैट ऑफ कोर्स कि आपको हर चीज़ रटनी है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इट वुड बी वेरी इजी कि आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। और क्योंकि अगेन आई रिपीट, डिस्क्वालिफिकेशन हैज बिकम अ थिंग, तो आपको एटलीस्ट डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है, सेक्शन 8 क्लॉज 4 जो था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, उसने क्या बात की थी ऐसी कि उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनली डिक्लेयर कर दिया गया लिली थॉमस केस में 2013 के। तो ये सारी चीज़ें आपके प्रीलिम्स और मेंस दोनों के ही पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, आप प्लीज़ कल की वीडियो ज़रूर देखिए। ओके, तो देखिए आज की वीडियो का जो पहला आर्टिकल है वो इंडियन एक्सप्रेस का एक आर्टिकल है, 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर, इंडिया कंसिडर्स ट्रांसलोकेटिंग अ फ्यू बिग कैट्स टू कंबोडिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि जिन जिन चीज़ों का कुछ ऐसा गोल्डन जुबली, सिल्वर जुबली या 10 साल ऐसा कुछ भी कंप्लीट हो रहा होता है ना, वो आपके प्रीलिम्स के भी पर्सपेक्टिव से, मेंस के भी पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको क्या और बताया हुआ है, पॉक्सो। पॉक्सो इज समथिंग जिसके आप जानते हैं 2022 में 10 साल कंप्लीट हुए हैं। ठीक है, तो 2023 में मेंस में आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन मिल सकता है, पॉक्सो के 10 साल कैसे रहे हैं। और आप जानते हैं पॉक्सो हैज बीन सो मच इन न्यूज लेटली, क्योंकि पॉक्सो की जो आप जानते हैं कि 18 साल तक का जो उसमें बच्चा ही कंसिडर किया जाता है, तो किसी भी तरह का मैरिटल रिश्ता या इंटीमेट रिश्ता 17 साल के बच्चों में जो आ रहे हैं तो उनको क्रिमिनलाइजेशन हो रही है। तो ये सारी चीज़ें हम देख रहे हैं, तो पॉक्सो के 10 साल के बारे में आप प्रिपेयर करके जाइए। वैसे ही आपके प्रीलिम्स के स्पेसिफिकली पर्सपेक्टिव से प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल कंप्लीट हो रहे हैं। सो एवरीथिंग रिलेटेड टू प्रोजेक्ट टाइगर या फिर टाइगर रिजर्व्स, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और कहीं कहीं इंफॉर्मेशन ऐसी है जो हमें यहाँ से मिलेगी, लिसन टू मी वेरी केयरफुली। ओके, अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में शुरू हुआ था, अप्रैल 1, अगर आपके प्रीलिम्स में यही स्टेटमेंट लिखी है कि अप्रैल 1 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर को लॉन्च किया गया था, दैट इज ट्रू। ओके, एटलीस्ट आप इतना तो याद कर लीजिए, सारी डेट्स आपको याद रखना बहुत मुश्किल है, पर अप्रैल 1 इज समथिंग, क्योंकि इतना बड़ा सेलिब्रेशन होने वाला है 9 से आई थिंक कुछ एक पर्टिकुलर डेट्स हैं, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन होगा, तो आपको ये चीज़ तो याद होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पे वही लिखा है कि सेंटर क्या कंसिडर कर रही है कि हम ट्रांसलोकेट करेंगे टाइगर्स को कंबोडिया में। अब कंबोडिया में जो टाइगर्स हैं दे हैव गॉन एक्सटिंक्ट
इन द लास्ट डेकेड। लास्ट टाइम जब हमें टाइगर मिला था कंबोडिया में वो 2007 में मिला था। अब देखिए आप जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट भी होगी इंडिया के लिए। पहली बात तो सबसे बड़ी अचीवमेंट ये थी कि हमने 10 साल के अंदर अंदर डबल कर लिया टाइगर की पॉपुलेशन को। ओके और उसके बाद सबसे बड़ी अचीवमेंट ये होगी कि हम टाइगर्स जो खुद एक टाइम पे एक्सटिंक्शन की वर्ज में थे जिस कंट्री में, वो आज ट्रांसलोकेट करेगी दूसरी कंट्री को। तो दिस वुड बी अ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर अस। और साथ ही में आप जानते हैं ये क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि रिसेंटली हमने कूनो पालपोर जो नेशनल पार्क है हमारा एमपी का, उसमें हमने चीताज को ट्रांसलोकेट किया है, नामीबिया। ठीक है, तो ये कुछ कुछ ट्रांसलोकेशन हैज बिन इन न्यूज, सो यू शुड बी really alert about this. Okay, तो वही चीज यहाँ लिखी है। Following the success of first of its kind transcontinental translocation of the African cheetahs, इससे हमें कहीं ना कहीं जो सितंबर में ट्रांसलोकेशन हुई चीताज की, हमें कहीं ना कहीं बोस्ट मिला है कि किया जा सकता है, सेफली किया जा सकता है, एनिमल्स भी सही रहते हैं। ऑफ कोर्स जो प्रॉब्लम है आपकी कंट्री में एक एनिमल ही एक्सटिंक्ट हो गया, तो वो ऑल्सो गेट्स सॉल्व्ड। ओके, तो यही चीज यहाँ लिखी है कि हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है, एमओयू साइन किया है कंबोडिया के साथ नवंबर के महीने में, नवंबर 2022 के महीने में, कि हम असिस्ट करेंगे कंबोडिया को विद ऑल द टेक्निकल डिटेल्स एंड नॉलेज रिगार्डिंग री इंट्रोडक्शन ऑफ टाइगर इन द कंट्री। देखिए क्या है ना, अभी हम इसे कंसिडर कर रहे हैं इस ट्रांसलोकेशन को। ओके, हमने जो एमओयू साइन किया है उसमें हम उनको बताएंगे कि देखिए अगर हम आपको यहाँ से टाइगर्स भेजेंगे तो हमारी भी कुछ कंडीशंस हैं भेजने की। पहली बात तो हम असेस करेंगे कि जिस वजह से आपकी कंट्री में वो एक्सटिंक्शन हुई थी, पोचिंग की वजह से और इस तरह की चीजें, क्या आपकी कंट्री में अभी भी वो प्रेवलेंट है, तो फिर हमारे टाइगर्स भी वहां जाके मर जाएंगे, है ना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्टिफ हैं जिन चीजों के बारे में, जो हमें एक्चुअली अश्योर करनी पड़ेंगी पहले। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर आप जानते हैं 1973 में शुरू हुआ था। कहाँ शुरू हुआ था? वेरी इंपॉर्टेंट, कॉर्बेट नेशनल पार्क में, उत्तराखंड। ओके, ये जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है आपको पता होना चाहिए। सो फाइनली इट वुड कंप्लीट 50 years ऑन April 1 दिस ईयर। ओके, अब देखिए आप जानते हैं कि टाइगर्स हैं वो ना ही केवल कंबोडिया में एक्सटिंक्ट हुए हैं बल्कि वियतनाम में, लाओस में, लेकिन अभी तक तो इन दोनों कंट्रीज ने कोई इस तरह की ट्रांसलोकेशन के लिए अपना एंथुजियाज्म नहीं दिखाया है, कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया है। टाइगर्स डिसअपेयर्ड फॉर, जैसे कि मैंने आपको बताया कंबोडियन लैंडस्केप से क्यों एक्सटिंक्ट हुए, बेसिकली डिसअपेयर हुए टाइगर्स, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा पोचिंग हो रही थी और साथ ही में लॉस ऑफ हैबिटेट। ओके, अब देखिए वही चीज यहाँ लिखी है। इन 2017 द कंबोडियन प्राइम मिनिस्टर हैड अनाउंस्ड द कंट्रीज प्लान टू, अब देखिए 2017 में इन्होंने कहा था कि हम री इंट्रोड्यूस करेंगे बिग कैट को। अब देखिए काफी साल लग जाते हैं, ऐसे कहा तो हमने भी था कि हम चीताज को 2018 में, 2015 में भी आप देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट्स भी देख लेंगे आप इनफैक्ट, तो समय लग जाता है। दिस हैज नेवर बिन डन इन इंडिया बिफोर, आप जानते हैं इंडिया ने ऐसा कुछ भी कभी नहीं किया है। ओके, फॉर इंस्टेंस जैसे कि, और यहाँ पे वही चीज, ऑल्दो वी हैव बीन ट्रांसलोकेटिंग, ऑल्दो इंटरनली इंडिया के अंदर ही काफी ट्रांसलोकेशन की बातें चल रही हैं टाइगर से रिलेटेड, है ना। फॉर इंस्टेंस वी विल बी ट्रांसलोकेटिंग टाइगर्स फ्रॉम कॉर्बेट यानी कि उत्तराखंड से, विद इन द स्टेट ओनली, राजाजी नेशनल पार्क में हम सोच रहे हैं कि हम ट्रांसलोकेट करेंगे। अब देखिए आपको यहाँ पे एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, कॉर्बेट नेशनल पार्क इज द लार्जेस्ट टाइगर, मतलब इट हैज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन इंडिया। ओके, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी तक तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन जो टाइगर की है वो कॉर्बेट नेशनल पार्क में ही है, वही नेशनल पार्क जिससे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो देखिए अभी खैर क्या है ना कि मिस्टर मोदी जब इसको हमारे प्राइम मिनिस्टर अनवील करेंगे, जो बहुत बड़ी सेलिब्रेशन होगी अप्रैल 9 से 11 जो मैंने आपको बताया, तो उसमें हम अवेट कर रहे हैं कि डेटा मिलेगा, हमें सेंसस मिलेगा नया कि क्या है टाइगर की पॉपुलेशन किस किस स्टेट में एंड ऑल ऑफ दैट। तो देखते हैं क्या होता है, पर अभी तक तो कॉर्बेट ही है। ओके, ऑल्दो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे कि कुछ बहुत फार रीचिंग चेंजेस आ जाएंगे, बट लेट्स सी इफ वी फाइनली डिसाइड ऑन ट्रांसलोकेटिंग टाइगर्स टू कंबोडिया, इट विल बी डन ऑन IUCN प्रोटोकॉल। ये बात आप जानते हैं IUCN का क्या ट्रांसलोकेशन का प्रोटोकॉल है एंड ऑल ऑफ दैट, क्योंकि IUCN के तहत ही तो हमें पता चलता है कि एंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज हैं, क्रिटिकली इंडेंजर्ड कौन सी स्पीशीज हैं, तो है ना। तो ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रखते हुए वी वुड थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। वी विल हैव टू, जैसे कि मैंने आपको बताया
बहुत सारे फैक्टर्स को हमें देखना पड़ेगा। द मिनिस्ट्री ऑल्सो अनाउंस्ड ऑन फ्राइडे अ 3-day इंटरनेशनल समिट जो होने वाला है टू कोमेमोरेट 50 years ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर विच विल बी इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन April 9। ठीक है, तो जैसा कि हम देख चुके हैं कहाँ पे होगा, कर्नाटका में होगा, मैसूरू में होगा। ठीक है, ये पूरा इवेंट बाय ऑल स्टेट एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑफिशियल्स एज वेल एज रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ इंटरनेशनल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस एंड नॉन प्रॉफिट्स। ओके, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज होंगी, एक्टिविस्ट होंगे, वॉलंटियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे। ओके, और सबसे ज्यादा जो हम जिस चीज के लिए एक्साइटेड हैं वो सेंसस डेटा, जो टाइगर एस्टिमेशन का डेटा आने वाला है 2022 का, वी आर वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। ये 5th साइकिल असेसमेंट होगी टाइगर पॉपुलेशन की इन द एंटायर कंट्री। ओके, अब देखिए एक और चीज जो आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए कि जब प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व आया था तो वो 9 टाइगर रिजर्व को सिलेक्ट किया गया था। 9 टाइगर रिजर्व आपको पता होना चाहिए, नंबर भी याद होना चाहिए। 9 टाइगर रिजर्व में प्रोजेक्ट टाइगर को लाया गया था। ओके, व्हेन इट वाज लॉन्च्ड। और ये 9 टाइगर रिजर्व्स मिलके अराउंड 18,278 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बनाया करते थे। ठीक है, तो ये चीज आपको याद होनी चाहिए। और मेरी आपको सजेशन ये है, जब आप टाइगर रिजर्व्स पढ़ते हैं तो आप प्लीज एक बार ही देख लीजिए कि वो 9 टाइगर रिजर्व्स कौन कौन से थे। ऑफ कोर्स जिम कॉर्बेट तो होगा ही, क्योंकि मैं आपको ये बता चुकी हूँ। और थोड़ा दिमाग लगाइए, बहुत सिंपल से है। मानस जो है ना मानस एक ऐसा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व जो एक सब कुछ है उसके अंदर। ठीक है, तो ये भी बड़ी चीजों में फर्स्ट ही है, तो मानस होगा एक, है ना। और भी अगर आप देखेंगे तो रणथंभौर, सिमलीपुर, ओके, बांदीपुर, पलामाऊ, सुंदरबंस, जिम कॉर्बेट, मानस, ये तीनों तो आपको याद हो ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप प्लीज एक बारी पढ़ के जाइए। मेलघाट, कान्हा नेशनल पार्क। ठीक है, ये कुछ 9 ऐसे टाइगर रिजर्व थे जो मेरी आपको सजेशन है कि आप प्लीज एक बारी देख के जाइए कि कौन कौन से थे। मे बी क्वेश्चन ये हो जाए कि क्योंकि हम प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजकल तो यही होता है ना कि न्यूज खुद ही दे देते हैं, करंट अफेयर खुद ही क्वेश्चन में दे देते हैं और आपसे पता नहीं कुछ एक आधी चीज पूछ लेंगे उसमें से। तो न्यूज वो खुद बता देंगे आपको 50 साल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, वी आर वेरी हैप्पी अबाउट इट, पर आपको ये इससे कुछ मतलब नहीं है। आपको बस इतना बताना है कि 9 टाइगर रिजर्व में लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। तो वो 9 कौन कौन से थे, इसमें से दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ऐसा है जो उन 9 में से नहीं था। ठीक है, तो आप प्लीज इसे पढ़ के जाइए। ओके, अब देखिए क्या है। अभी जो एरिया है टाइगर रिजर्व्स का 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा हो गया है, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया। भी क्या है देखिए, ये जो ऑफिशियल हैं जिनकी तरफ से हमें ये सब कुछ डेटा मिल रहा है, उनका ये कहना है कि हम और भी टाइगर रिजर्व्स को डिक्लेयर करने वाले हैं और ऐड करने वाले हैं इस एग्जिस्टिंग लिस्ट में। तो जब अगर आपसे यूपीएससी में कभी भी प्रीलिम्स में ये तो नहीं पूछा जा सकता कि 54, 53 इतने टाइगर रिजर्व हैं, क्योंकि बाय द टाइम एक साल पूरा होगा पता नहीं कितने टाइगर रिजर्व डिक्लेयर हो जाएंगे। ठीक है, सो दैट डेटा इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू। ओके, with the current population of about 3,000 tigers, इंडिया, अब वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपके प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट लिखी है कि भारत में ग्लोबल वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन की 70% टाइगर पॉपुलेशन है, दैट्स ट्रू। अगर मोर देन हाफ लिखी है तो दैट इज ट्रू। और साथ ही में सबसे अच्छी बात यह है कि भारत में इसका जो एनुअल रेट ऑफ पॉपुलेशन है इट्स 6%। द सक्सेस ऑफ इंडिया इन कंजर्विंग एंड डबलिंग इट्स वाइल्ड टाइगर पॉपुलेशन इन स्पैन ऑफ अबाउट 12 years, मच बिफोर टारगेटेड ईयर ऑफ 2022। देखिए, हमें डबल करनी थी अपनी टाइगर पॉपुलेशन को 2022 तक। ये क्या कहता है सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के हिसाब से। ओके, 13 टाइगर रेंज कंट्रीज हैं, आप जानते हैं। तो हम सबको बेसिकली अपनी टाइगर पॉपुलेशन, आप जानते हैं अगर आपके प्रीलिम्स में ज्यादा से ज्यादा कुछ आ गया तो यही आएगा, सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन इज रिलेटेड टू डबलिंग द पॉपुलेशन ऑफ विच पर्टिकुलर एनिमल। तो और क्वेश्चन जो ऑप्शंस होंगे ना वो भी ऐसे बनाए जाएंगे कि आपको कंफ्यूज किया जा सके। ऑफ कोर्स यूपीएससी इज यूपीएससी, वो राइनोसोरस लिख देगा, क्योंकि राइनोसोरस भी आप जानते हैं कि सुमात्रन, जावन, है ना, ये राइनोसोरस से रिलेटेड भी कुछ ना कुछ दिक्कत रहती है। फिर एक टाइगर लिख देगा, है ना। तो रिमेंबर दिस कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन के हिसाब से 2022 तक सबको अपना टाइगर पॉपुलेशन को डबल करना था, पर हमने बहुत पहले कर लिया था। Okay, especially when the tiger is highly threatened animal globally due to the high illegal demand of its body parts. Okay, this we have done. अब देखिए यहाँ पे एक और चीज लिखी है कि इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ कैट accredited टाइगर रिजर्व्स इन द वर्ल्ड एट 17। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि एक होता है कैट, यहाँ पे क्या है,
देखिए, अगर ये भी आपको लिखा हो कि जो कैट एग्रेडिटेशन है वो किस पर्टिकुलर एनिमल के या फिर किस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड मिलती है, तो कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, ये इसकी फुल फॉर्म है, ठीक है, कैट्स की। तो हमारी कंट्री में 17 ऐसे, मतलब पूरे संसार में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइगर रिजर्व जो है वो इंडिया में है, जिसको इनसे मिली है, ये हम सारे पैरामीटर्स फुलफिल करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये जो कॉन्जर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स है, ये ऑफिशियली लॉन्च हुआ था 2013 में। ये मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ टाइगर स्पीशीज के, उसके बारे में बात करता है। कुछ 7 पिलर्स ये लोग एस्टैब्लिश करते हैं, और उन 7 पिलर्स के भी 17 और एलिमेंट्स हैं, सब एलिमेंट्स है ना, ताकि एक सक्सेसफुल रिस्टोरेशन हो सके टाइगर पॉपुलेशन की, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है और स्टेटस क्या है, बायोलॉजिकल, कल्चरल एंड सोशल सिग्निफिकेंस, एरिया कैसा है उस जगह का, है ना, ये बहुत सारी चीजें, टूरिज्म, कम्युनिटी मैनेजमेंट, स्टाफ, प्रोटेक्शन, और कम्युनिटी में कैसे आएगा, ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट को कैसे रोका जा रहा है, एंड ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो इंडिया के 17 टाइगर रिजर्व ऐसे हैं जो बेस्ट प्रैक्टिसेस को कह सकते हैं कि फॉलो करते हैं, इसीलिए तो हमें ये स्टेटस मिला है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। देखिए क्या है, जब आप इसे खुद से पढ़ेंगे ना, तो आपको ऐसा लगेगा कि 17 जो यहाँ नंबर लिखा है वो गलत है, क्योंकि 14 टाइगर रिजर्व हैं जो कैट्स एक्रीडेटेड हैं, विच इज रॉन्ग, क्योंकि बहुत रिसेंटली 3 और इसमें ऐड हो गए थे, आई थिंक 2022 के साल में हुए थे, पर बहुत रिसेंटली हमने कवर किया है ये, ठीक है। सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व तमिलनाडु का, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश का, और पेंच टाइगर रिजर्व वो भी मध्य प्रदेश का ही है, तो 3 ऐड करके 14 प्लस 3 17 हो जाते हैं, ठीक है। तो एज ऑन डेट हमारे पास 17 ऐसे टाइगर रिजर्व हैं जिनको आप कह सकते हैं ये सारे पैरामीटर्स हम फॉलो करते हैं। मैनेजमेंट इफेक्टिव इवैल्यूएशन, साथ ही में प्रोजेक्ट टाइगर को कोमेमोरेट करने के लिए कॉइन भी मिंट किया जाएगा, ठीक है, ₹50 का। तो क्योंकि 50 साल हो गए तो ₹50 का कॉइन यहाँ पे मिंट किया जाएगा। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, ओके। अब देखिए यहाँ पे थोड़ी सी इकोनॉमी अब हम डिस्कस करेंगे। इंडेक्सेशन बेनिफिट ऑन LTCG गॉन, शुड यू स्टे विद डेट MFs। अब देखिए यहाँ पे इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये, क्योंकि अभी क्या हुआ है, आप जानते हैं कि फिनेंस बिल पास हो गया है लोकसभा में 2023, है ना। अभी जो हमने देखा कि गिलेटिन, जो हमने कल की वीडियो में देखा कि उसके थ्रू सबको एक साथ डिमांड फॉर ग्रांट्स को भी वोट कर दिया गया, ऑल ऑफ दैट। लेकिन हमें ये पता है कि फिनेंस बिल भी पास हो गया है लोकसभा में, ठीक है। तो उसके तहत एक और प्रोविजन, एक और चीज जो बजट वगैरह कहीं हमने डिस्कस नहीं की थी, वो यहाँ पे हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। The government has proposed changes in the taxation debt। अब देखिए पहली बात तो म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं, आई होप आप ये जानते हैं, आप अपने स्टैटिक में ये सारी चीजें कवर करते हैं। म्यूचुअल फंड्स का मतलब है कि आप, ये एक इन्वेस्टमेंट स्कीम है एक तरह से, जिसमें क्या होता है कि कोई एक मैनेजर है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर आप अभी के लिए उन्हें कह सकते हैं। तो वो इन्वेस्टमेंट मैनेजर क्या करेगा, सारे इन्वेस्टर्स, जिसमें आप हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपकी फैमिली है, आप इन्वेस्टर्स हैं, आप किसी अच्छी स्कीम में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जिससे आपको कुछ टाइम टू टाइम अच्छा लाभ मिलता रहे, एंड ऑल ऑफ दैट, आपका पैसा थोड़ा डबल हो जाए या थोड़ा बढ़ जाए, इस तरह से कुछ, आप इन्वेस्टर्स हैं सारे, ठीक है। आप इस इन्वेस्टमेंट मैनेजर के पास आए हैं, आपने कहा कि देखिए कोई रिस्क भी नहीं होना चाहिए बहुत ज्यादा, और प्रॉफिट भी ठीक ठाक हो जाना चाहिए, तो डाइवर्सिफाई कर दो मेरे इस पैसे को जो मैं आपको इन्वेस्ट करने के लिए दे रहा हूँ। तो कहेंगे ठीक है, हम आपके पैसे को क्या करेंगे, म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर देंगे। म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, डाइवर्सिफाई कर देता है, रिस्क भी कम हो जाता है, रिस्क भी डाइवर्सिफाई हो जाता है, और प्रॉफिट्स भी अश्योर्ड हो जाते हैं। कैसे, कुछ थोड़ा पैसा डेट में डाल दो, है ना, जो आपने पैसा दिया है वो किसी को लोन देने के लिए काम आ सकता है, और आप जिसको लोन दे रहे हैं वो ऑफकोर्स बदले में आपको लोन के साथ कुछ इंटरेस्ट भी देगा, ठीक है। तो कुछ आप डेट में डाल दो, थोड़ा सा आपने स्टॉक्स में डाल दिया, थोड़ा सा आपने शेयर्स में डाल दिया, इक्विटी में डाल दिया किसी किसी कंपनी की, तो वो डिविडेंड्स आपको मिलेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें कर करके म्यूचुअल फंड्स बेसिकली आपके पूल को डाइवर्सिफाई कर देता है, इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कर देता है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता है। अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने कुछ प्रपोज किए हैं चेंजेस, किस चीज में, देखिए ऑफ कोर्स आप जानते हैं कि जो भी इनकम आपकी होती है, ठीक है, उसको टैक्स किया जाएगा, आप ये जानते हैं, ठीक है। तो आप अगर कुछ गेन कर रहे हैं कहीं से तो उसको टैक्स किया जाएगा, सिंपल सी बात है। तो चाहे वो आप म्यूचुअल फंड से आपका कुछ गेन हो रहा है तो उसको टैक्स किया जाएगा, सिंपल,
ठीक है, लेकिन अब कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन ऑफ डेट म्यूचुअल फंड्स। ओके, तो अभी तक देखिए क्या होता था, अगर हम एग्जाम्पल के थ्रू समझें, द चेंजेस विल बी एप्लीकेबल ऑन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स दैट इन्वेस्ट अ मिनिमम ऑफ। अब देखिए, अगर मैं कह रही हूँ कि डेट स्कीम्स क्या होती हैं, ये डेट म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं? डेट म्यूचुअल फंड्स उस तरह के म्यूचुअल फंड्स होते हैं जिसमें मिनिमम 65% जो पूरा पैसा है, 65% मिनिमम वो पैसा डेट में जा रहा है, डेट सिक्योरिटीज में, और ओनली अप टू 35%, यानी कि 35% से कम ही होता है जो आप इक्विटीज में जा रहे हैं, यानी कि डेट ज्यादा है और इक्विटीज कम है। 65%, 35% आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि जो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स होते हैं उसमें उल्टा होता है। ओके, ये चीज आपको पता है। तो जो चेंजेस आए हैं टैक्सेशन से रिलेटेड, पहली बात तो वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स से रिलेटेड नहीं आए हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से रिलेटेड आए हैं। अभी देखिए, जब तक मैं यहाँ तक पढ़ूंगी, एग्जाम्पल से पहले तक की चीजें आपको शायद थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है, एग्जाम्पल से समझेंगे आपको सब समझ आ जाएगा। इसलिए अभी जो मैं बोल रही हूँ अभी बस आप सुनिए, ठीक है? नहीं भी समझ आए तो तब तक सुनिए जब तक हम एग्जाम्पल पे उसको अप्लाई नहीं करते थे, क्योंकि मैं अगर यहाँ से कोई डिटेल मिस कर दूंगी तो आपका लॉस होगा, इसलिए आई विल हैव टू रीड इट। ओके, तो जैसा कि यहाँ लिखा है, अकॉर्डिंग टू विच द बेनिफिट्स ऑफ इंडेक्सेशन for calculation of long term capital gains in these funds will stand withdrawn. ओके, अब देखिए, इंडेक्सेशन जो बेनिफिट मिला करता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे, वो अब विड्रॉ कर लिया गया है, यानी कि अब वो नहीं मिला करेगा ऑन और आफ्टर April 1, 2023। ये जो चेंजेस हैं विल बी एप्लीकेबल ऑन डेट ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम्स, जैसा कि मैंने आपको बताया। These funds will no longer have a tax arbitrage over bank fixed deposits where the interest income is taxed at the marginal tax rate of the individual। यानी कि जो FDs होती है ना, उसमें इन्वेस्ट करना और इन तरह के जो डेट म्यूचुअल फंड्स थे उनमें इन्वेस्ट करने में अब एक तरह से कोई डिफरेंस नहीं रह गया, ठीक है? तो कहीं लोग सोचेंगे कि एफडी में इन्वेस्ट कर लो, क्योंकि जो बेनिफिट पहले मिला करता था वो बेनिफिट अब नहीं मिल रहा टैक्सेशन का। वो हम देखेंगे क्या बेनिफिट मिला करता था। हाउ हैव डेट म्यूचुअल फंड्स बीन टैक्स? तो अभी तक क्या कैसे टैक्स हुआ करते थे फाइनेंशियल ईयर 2022-2023 तक? सुनिए, अभी देखिए, March 31, 2023 तक जो इनकम टैक्स लॉज थे उन्होंने अलाउ किया हुआ था टैक्सेशन ऑफ दीज डेट म्यूचुअल फंड स्कीम्स ऑन द बेसिस ऑफ होल्डिंग पीरियड। आप ही जानते हैं, अपने स्टैटिक में पढ़ते हैं, ठीक है, कि जितने समय के लिए आप अपने फंड्स को होल्ड कर रहे हैं वो डिटरमाइन करेगा कि आप कितना टैक्स भरेंगे, ठीक है? अगर तो आप एक डेट म्यूचुअल फंड स्कीम को होल्ड कर रहे हैं अंटिल 36 मंथ्स, 3 साल तक आप होल्ड कर रहे हैं, उससे कम होल्ड कर रहे हैं, तब जो आपके जो भी आप गेन होगा, आपको जो भी जिस तरह का इनकम गेन होगा वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत आएगा। 3 साल वाली जो लिमिट है 36 मंथ्स, इस उससे नीचे जितना कुछ भी है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स होता है। हम डेट म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स हैं दे आर टैक्स्ड एट टैक्स रेट्स एप्लीकेबल टू द इंडिविजुअल्स इनकम, ठीक है? इससे नीचे जितने भी बेसिकली आपको इनकम गेन हुआ करता था, उसको जैसे आपकी इनकम टैक्स के तहत आप पे जितना परसेंट टैक्स ब्रैकेट में आप आते हैं, उतना ही टैक्स ब्रैकेट आपका उस पर लगा करता था, ठीक है? तो ये चीज जो आपके इंडिविजुअल की इनकम पे टैक्स जिस तरह से होता था, नॉर्मल वही वाला टैक्स उस पर लग रहा था। लेकिन अगर आप 36 मंथ से ज्यादा होल्ड कर रहे हैं, आपका होल्डिंग पीरियड 36 मंथ यानी कि 3 साल से ज्यादा है, हुआ करता था, यानी कि तो जो भी गेन्स आपने किए उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स कहा करते थे। अब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हम उस तरह से टैक्स नहीं करते थे जैसे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स को। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को हम 20% टैक्स किया करते थे, पर 20% टैक्स के साथ भी हमें कुछ इंडेक्सेशन बेनिफिट मिला करता था। इंडेक्सेशन का मतलब क्या होता है? आप कॉस्ट ऑफ फंड्स को एडजस्ट करते हैं, क्योंकि आप इन्फ्लेशन को अकाउंट में लेते हैं। आप जानते हैं, अगर आपने कल कोई चीज 100 रुपए की खरीदी थी तो आज वो आप 200 रुपए में खरीदते हैं, अगर मैंने 5-6 साल पहले कुछ खरीदा था, आप जानते हैं, राइट? तो ये इस चीज को अकाउंट करना बहुत जरूरी है। ओके, तो ये यहाँ पे इंडेक्सेशन डज दिस जॉब। और आप जानते हैं इंडेक्स कूपन्स एंड ऑल, ये सब कुछ आप अपने स्टार्टिंग में पढ़ते हैं तो आप समझ गए होंगे, ठीक है? इट हेल्प्स टू कैलकुलेट द न्यू वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर कंसिडरिंग इन्फ्लेशन ओवर द सेम पीरियड। व्हाट डज द अमेंडमेंट प्रपोज? अब क्या हो रहा है हम देख लेते हैं। फिनेंस मिनिस्ट्री का जो
नोटिफिकेशन आई है, उसमें क्या लिखा है? इट इज प्रपोज टू टैक्स द इनकम फ्रॉम डेट म्यूचुअल फंड्स एट एन एप्लीकेबल रेट सिंस इट इज ऑफ ओके। वही चीज यहाँ पे लिखी है कि एप्लीकेबल रेट जो भी आप पे आपकी इनकम पे लगा करता है, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम के ही नेचर में है, तो अब वही जो आपकी पूरी इनकम पे लग रहा है उसी तरह का टैक्स यहाँ पे अप्लाई होगा। कुछ 20% इंडेक्सेशन वगैरह वो वाली चीज जा रही है आज से। अकॉर्डिंगली द बेनिफिट ऑफ इंडेक्सेशन फॉर कैलकुलेशन, यानी कि अब इन्फ्लेशन को अकाउंट करने वाली चीज यहाँ पे वुड नॉट कम इनटू पिक्चर। ओके, in those debt, okay, these investments will now be taxed at income tax rates applicable to your income slab. This will bring investments in debt. तो इसीलिए अब क्या हुआ है, अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट लिखी है that investment in debt mutual funds have been brought at par with investment in bank fixed deposits, क्योंकि उस पर भी वही आपको बेसिकली जिस तरह के बेनिफिट्स उसमें मिलते हैं बस उतना ही बेनिफिट मिला करेंगे, पहले कुछ और बेनिफिट भी मिल रहे थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि इस तरह का विड्रॉल, इससे क्या होगा, कई लोगों का कहना है इट्स अ गुड न्यूज फॉर बैंक्स, पर कई लोगों का कहना है इट्स डेफिनेटली नॉट अ गुड न्यूज फॉर द इन्वेस्टर्स। ओके, और ये सारी चीजें, व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑन इन्वेस्टर्स, अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल के रूप में समझिए। वैसे तो आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, बट स्टिल सपोज कीजिए कि आपने इन्वेस्ट किया है 2 लाख रुपए को इन अ डेट म्यूचुअल फंड। ओके, तो कब किया था आपने? 2018 में किया था। अब 5 साल बाद यानी कि 2023 में, 5 साल हो गए, 5 साल क्या 3 साल से ज्यादा है, तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है ना। तो अब ये 5 साल बाद क्या हुआ है, जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इट हैज ग्रोन टू ₹3 लाख। तो आपको 2 लाख और 3 लाख में डिफरेंस कितना होता है? 1 लाख। ठीक है, तो इस 1 लाख को मैं क्या करूंगी, इसको पहले इंडेक्सेशन लगाऊंगी, इस पे कुछ एडजस्ट करूंगी, क्योंकि जो चीज आपने उस 5 साल पहले 2 लाख की खरीदी थी वो आज 2.5 लाख रुपए की मिल रही है, फॉर एग्जाम्पल। ओके, तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि 3 लाख में से 2.5 लाख को यहाँ पे माइनस किया। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे 3 लाख में से 2.5 लाख को माइनस किया तो कितना हुआ? 50,000 रुपए। ठीक है, तो 1 लाख नहीं, आपका जो कैपिटल गेन है वो बेसिकली 50,000 रुपए है। तो 50,000 रुपए बेसिकली 20% टैक्स लगा करता था, यही मैंने आपको बताया, जो कितना बनता है? 10,000 रुपए बनता है। लेकिन अब क्योंकि ये बेनिफिट जा चुका है अप्रैल 1 2023 से, तो अब क्या होगा? ठीक है, तो ये 5 साल वाला ही पीरियड, आप यही वाला एग्जाम्पल अपने दिमाग में रखिए। आपको क्या करना होगा, जो मार्जिनल टैक्स रेट आप पे करते हैं वही वाला टैक्स रेट इस पे आप पे करेंगे। ठीक है, तो इन द सेंस अब कोई इंडेक्सेशन नहीं हो रही, 50,000 नहीं बल्कि 1 लाख ही आपके कैपिटल गेन्स माना जा रहा है। ठीक है, तो और अगर फॉर एग्जाम्पल आप 30 यानी कि आप हाई नेटवर्थ इन्वेस्टर हैं, तो आप 30% टैक्स ब्रैकेट में अगर फॉल करते हैं तो फिर आपको बेसिकली टैक्स पे करना पड़ेगा अराउंड 31,200। तो आप देख सकते हैं कि 10,000 पहले पे कर रहे थे, अभी 31,200 कर रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ पे कई लोगों को लग रहा है कि इट्स नॉट अ गुड थिंग एंड ऑल ऑफ दैट। हाउ विल डेट म्यूचुअल फंड्स बी इम्पैक्टेड? इंडस्ट्री फील्स दे विल बी डेंटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडस्ट्री ऑफ कोर्स फील्स दैट वे, ये सारी चीजें लिखी है। सो डज दिस मेक FDs more attractive? Not necessarily. Some experts said debt funds will still hold an advantage over FDs, क्योंकि because of the active fund management and capital gains on account of FD में इतना कैपिटल गेन नहीं होता ना, तो कहीं ना कहीं ये चीज है। और जैसे अब जब बॉन्ड ट्रेड होता रहता है, क्योंकि बॉन्ड एक डेट म्यूचुअल फंड के रूप में होता है ना, तो डेट ही दे रहे हैं आप किसी को, जो बॉन्ड खरीद रहे हैं, तो वो जब ट्रेड होता रहता है तो और बढ़ता रहता है ना। किसी को आपने और इंटरेस्ट पे दे दिया क्योंकि आपको पैसे की जरूरत थी, तो फिर और आपको पैसे मिलते रहते हैं, तो ये एडवांटेज तो रहेगा ही। लेकिन डेफिनेटली जो AMC स्टॉक्स हैं दे हैव नॉट रिस्पॉन्डेड, क्योंकि आप जानते हैं मार्केट में क्या होता है, इस तरह के जो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, जो सिग्नल्स आते हैं, जैसे अडानी के जो शेयर्स हैं, अडानी एंटरप्राइजेस को क्यों गिर गए, क्योंकि सबको पता चल गया, कोई रिपोर्ट आई है, हिंडनबर्ग रिपोर्ट, तो मार्केट डेफिनेटली रिएक्टेड वेरी हार्शली, है ना। तो वो हमने देखा, फिर उसके बाद हमने SVB फेलियर और ये बैंक्स फेलियर वगैरह देखे, तो हमने शेयर्स को नीचे जाते देखा, तो यही होता है। और वैसे यहाँ पे भी हुआ है। ये जो प्रपोज चेंजेस हैं सॉ ऑन इमीडिएट इम्पैक्ट ऑन द शेयर प्राइसेस ऑफ म्यूचुअल फंड्स, व्हाइल द शेयर प्राइस ऑफ HDFC AMC fell 4.21% on Friday. The share price of UTI AMC and Aditya Birla Sun Life AMC were down by 4.77% and 4.44% respectively. ओके, तो ये चीज हमने देख ली। अब देखिए यहाँ पे एक और आर्टिकल है, दी एबल प्राइस। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो एबल प्राइस है वो मैथमेटिक्स से रिलेटेड है, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में स्टेटमेंट आता है कि जो एबल प्राइस है विच इज लाइक अ नोबेल प्राइज
है ना, इन अ पर्टिकुलर फील्ड, विच फील्ड इज दैट, है ना। तो या फिर अगर कोई, क्योंकि वही ना, जैसे आजकल तो पूरी न्यूज़ पहले ही दे देते हैं, तो करंट अफेयर्स से तो क्वेश्चन नहीं आता, क्वेश्चन आपकी अंडरस्टैंडिंग उस करंट अफेयर की क्या है उससे आता है ना। तो वही चीज़ें हम इसीलिए इंडियन एक्सप्रेस के जो एक्सप्लेन सेक्शन है उसमें इतना अपना टाइम लगाते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि अगर आपको पूरी न्यूज़ ही दे दी कि रिसेंटली एबल प्राइज दिया गया था लुइस काफराली को, और वो एक अर्जेंटीनियन अमेरिकन है, और वो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए दिया गया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी है, तो पर ये प्राइस दिया किस लिए जाता है वो नहीं लिखा उसमें, तो फिर आपको मैथमेटिक्स के लिए आपको पता होना चाहिए दिया गया। ओके। Argentinian born mathematician Luis Caffarelli, 74, has won the 2023 Abel Prize for his work on partial differential equations, है ना। तो which by relating one or more unknown functions and their derivatives allow scientists to predict the behavior of the physical world। अब हम जानते हैं, वैसे आपको इतना ज़्यादा याद रखना या पता होने की कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इट्स नॉट इन योर सिलेबस। पर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो दे अराइज नेचुरली एज लॉज ऑफ नेचर, है ना। कि बेसिकली आप क्या करते हैं, आपने इक्वेशंस देखी होंगी, उसमें एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन के साथ जोड़ के उसके डेरिवेटिव्स को यू ट्राई एंड प्रिडिक्ट कि कैसा फिजिकल वर्ल्ड है ना। बहुत सारी, बहुत ही वाइड रेंजिंग एप्लीकेशन है इसके, पर हम स्टिल अभी देखते हैं। द प्राइज पहली बार इसको अवार्ड किया गया था 2003 में। ओके। ये क्या करता है, एबल प्राइज recognizes pioneering scientific achievements in mathematics. It is named after Norwegian. अब देखिए, ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, नॉर्वेजियन एक मैथमेटिशियन है, नील्स हेनरिक एबल। लेकिन ये 1802 से 29 के बीच में इनका ये पीरियड रहा है मैथमेटिशियन का, ठीक है। तो ऑफ कोर्स, लेकिन 2003 में पहली बार दिया है, तो कुछ तो यहाँ पे मिसिंग है ना। तो ये बेसिकली काफ़ी सेलिब्रेटेड मैथमेटिशियन है नील्स हेनरिक एबल, लेकिन उनकी कुछ 200th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हुए ये डिक्लेयर किया गया था 2002 में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, 2002 में इनकी 200th बर्थ एनिवर्सरी थी, तो फिर एबल प्राइज देना शुरू किया था। ओके। एंड इट इज ऑफन कंसिडर्ड, आप जानते हैं नोबेल प्राइज में कोई कैटेगरी है ही नहीं मैथमेटिक्स की, है ना। द एबल प्राइज वाज प्रपोज इन, अब देखिए इसको 1899 में भी प्रपोज किया गया था एक किसी मैथमेटिशियन द्वारा, जब उन्हें ये पता चला कि जो एल्फ्रेड नोबेल के नोबेल प्राइज हैं, है ना, उसमें कोई भी प्राइज है ही नहीं मैथमेटिक्स के लिए। लेकिन फिर काफ़ी साल लगे, फिर 2002 में जाके पहली बार ये एस्टैब्लिश किया गया, और 2003 में पहली बार दिया गया। द रेसिपिएंट्स आर चोजन बाय, अब देखिए कैसे आप चूज कैसे करते हैं कि किसको ये प्राइज मिलेगा, एक कमिटी है ना, जैसे ऑस्कर्स मिलते हैं उसके लिए कमिटी है, अकेडमी है, उनकी कमिटी बैठती है, वैसे एबल कमिटी है एक, ठीक है, जिसमें क्या होते हैं, मैथमेटिशियंस होते हैं। अब ये मैथमेटिशियंस कहाँ से आते हैं, नॉर्वेजियन अकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स। ओके। ये बेसिकली अपॉइंट करते हैं इन मैथमेटिशियंस को इस कमिटी में, किसकी एडवाइस पे, इंटरनेशनल मैथमेटिकल यूनियन और यूरोपियन मैथमेटिकल सोसाइटी के एडवाइस पे। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको ये नॉर्वेजियन कोई थे, है ना, मैथमेटिशियन, ये सब कुछ आपको बातें पता होनी चाहिए। 2003 वाली डेट है वो आपको पता होनी चाहिए। द प्राइज इंक्लूड्स, और प्राइज में क्या मिलता है अगर बाई चांस आपके, क्योंकि ऑस्कर में कोई मॉनेटरी प्राइज नहीं मिलता, लेकिन इसमें मिलता है, और इन तरह के प्राइजेस में मॉनेटरी प्राइज मिलता है, ठीक है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अवार्ड ऑफ 7.5 मिलियन क्रोनर विच इज अराउंड $720,000, ठीक है। एक ग्लास प्लेट भी मिलता है, डिजाइंड बाय द नॉर्वेजियन आर्टिस्ट हेनरिक हॉगन। तो ये सारी चीजें यहाँ लिखी हैं। अभी तक 26 ऐसे मैथमेटिशियंस हैं जिनको अवार्ड किया गया, एबल प्राइज से सम्मानित किया गया है। ओके। देखिए, नोबेल प्राइज यूजुअली क्या होता है कि आपने एक साल में या पिछले 1-2 साल में जो कुछ बहुत अचीवमेंट की होती है उसके लिए, बहुत रीसेंट चीज़ों के लिए आपको नोबेल प्राइज मिलता है, राइट। लेकिन जो एबल प्राइज है ये आपका लाइफ टाइम अचीवमेंट है ना, जो मैथमेटिक्स में रही है उसके लिए मिलता है। द विनर काफराली वॉज born and raised in Argentina and is currently professor at the University of Texas। ओके, ये आप जानते हैं, और बहुत सारी वीडियोस आपको इनकी यूट्यूब पे भी अवेलेबल मिल जाएगी, वेर इज टीचिंग मैथमेटिक्स एंड okay, very nice, professor. Partial differential equations arise naturally as laws of nature, वही चीज जैसे कि मैंने आपको बताया। okay?
आप इससे डिस्क्राइब कर सकते हैं वाइड रेंजिंग फिनोमेना, जैसे फ्लो ऑफ वाटर से लेके ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन तक। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया है, काफराली ने हैज बीन ऑनर्ड फॉर हिज सेमिनल कॉन्ट्रीब्यूशंस टू रेगुलरिटी थ्योरी। कोई रेगुलरिटी थ्योरी होती है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस के उसमें, तो वही इन्होंने इसको कंट्रीब्यूट किया है। फॉर नॉन लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस इंक्लूडिंग फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स एंड एम्पियर मोंग एम्पियर इक्वेशन। ओके, इफ़ यू नो इट गुड इनफ, आप ये सारी चीज़ें देख सकते हैं, पर इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बस इतना ही पता होना चाहिए था। राहुल डिस्क्वालिफिकेशन एंड आफ्टर, देखिए इससे पहले कि वैसे तो यहाँ पे जो भी चीज़ लिखी है वो सब कुछ मैं आपको कल बता चुकी हूँ। कल, क्योंकि बाय द टाइम आई वॉज रिकॉर्डिंग द वीडियो द न्यूज़ हैड ऑलरेडी कम, और उससे क्या होता क्या नहीं होता, वेकेंट होती, और क्या मिस्टर फैजल जो एक एमपी हैं लक्षद्वीप के थे, मतलब या हैं पता नहीं जो भी, अभी क्योंकि अभी तो उनको बोलने का तो कोई दोबारा से नहीं मौका दिया गया है पार्लियामेंट में, वैसे हैं पर स्टिल। तो और जो आजम खान के केस में क्या प्रेसिडेंट्स हैं, लुइस थॉमस और ये सब कुछ जो भी था वो हम कल डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको कई चीज़ें जो यहाँ पे समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, इट वुड बी लाइक अ रिविजन ओनली, तो मैं आपको बता देती हूँ। एक चीज़ आप याद रखिएगा जो यहाँ नहीं लिखी, कि आईपीसी का जो सेक्शन 500 है वो डिफेमेशन यानी कि मानहानि की बात करता है। ठीक है, तो आईपीसी का वो सेक्शन डिफेमेशन की बात करता है, जिसके तहत ऑफ कोर्स आप केस फाइल करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है कि यू नो उसके तहत अगर आपको कन्विक्ट कर दिया गया, फॉर एग्जाम्पल 2 साल की सजा मिलेगी, हम राहुल जी का ही ले लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, पहला मैंने आपको आईपीसी बता दिया, अब दूसरा आ गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट सेक्शन 8 सब सेक्शन 3। उसमें क्या लिखा है, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी एमपी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा होती है, तो इमीडिएटली जिस दिन वो कन्विक्शन हुआ है उसका, उसकी सीट वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा बेसिकली। अब ये आ गया दूसरा, यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट। अब तीसरी एक और चीज आ जाती है, फाइनली हम आगे बढ़ रहे हैं, एरो एरो एरो। ठीक है, फाइनल चीज क्या आती है, फाइनल चीज आती है कॉन्स्टिट्यूशन। स्पीकर ही करेंगे ना आपको डिस्क्वालीफाई, तो वो एक फॉर्मेलिटी रह जाती है, खैर। पर यहाँ पे आता है आर्टिकल जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 102 क्लॉज 1। ओके, तो वो क्या कहता है, आर्टिकल 102 का क्लॉज 1 सब क्लॉज ई। ठीक है, ये भी मैंने आपको कल बताया, जबकि कल ऐसा कुछ भी नहीं, कहीं भी इंफॉर्मेशन थी वहाँ इंडियन एक्सप्रेस में, पर आई टोल्ड यू क्योंकि मुझे पता था ये कल आएगी, बट स्टिल। तो फिर क्या हुआ, अगर हम देखेंगे आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई में क्या लिखा है, कि अगर किसी भी एमपी को किसी भी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, तो वो यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, जो ऑफ कोर्स स्पीकर को करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट ही है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951, उसके तहत अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो आपके ऊपर आर्टिकल 102 अप्लाई हो गया। लेकिन जैसा कि मैंने आपको कल बताया था, रीसेंट प्रेसिडेंट्स क्या है ना, मिस्टर फैजल और ऑल्दो आजम खान का केस इज अ लिटिल डिफरेंट, लेकिन वहां पे भी इलेक्शन कमीशन ने कहा था, देखिए सीट वेकेंट हो गई ना एक बार, तो अगर आजम खान को बेसिकली दोबारा एक एमपी बनना भी है तो उनको दोबारा इलेक्शन लड़ना पड़ेगा, दैट इज द मैक्स वी कुड डू फॉर हिम। तो ऐसा नहीं हो सकता कि उनकी अगर स्टे भी मिल गया उनको कन्विक्शन पे, तो उनकी सीट दोबारा वो हो जाएगी, वापस रिन्यू हो जाएगी, वही सीट दोबारा उनको मिल जाएगी। ऑल्दो होना ये नहीं चाहिए, होना तो यही चाहिए कि अगर स्टे ऑफ कन्विक्शन का मतलब ही यही है कि आपको सीट दोबारा मिल जाएगी, आपको दोबारा इलेक्शन लड़ने की जरूरत नहीं है। पर लेट्स सी, यहाँ पे अभी कोर्ट्स के माध्यम से इतनी क्लैरिटी नहीं है, और वो चीज लेट्स सी व्हाट हैपेंस, क्योंकि देखते हैं क्या होता है, और होगा कुछ तो हम डिस्कस करेंगे। Okay. Wayanad MP Rahul Gandhi's membership of parliament has been cancelled following his conviction and sentencing by a local court in Surat. आप जानते हैं, and you know what kind of a furor this has created, this particular news. अभी हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, मे बी कहीं आप लोगों को लगे कि ये पॉलिटिकल है या जो भी है, और जो व्यूज हैं ऐसा कोई भी, आई हैव गॉन थ्रू ऑल दी एडिटोरियल्स, चाहे वो इंडियन एक्सप्रेस में, चाहे वो द हिंदू में आए हैं, उसमें कोई भी ऐसा एडिटोरियल नहीं है जो इस पर्टिकुलर चीज को सही बता रहा है। तो मे बी कहीं चीज आप लोगों को लगे पॉलिटिकल है एंड ऑल ऑफ दैट, हमें नहीं इस तरह की बातें सुनी, तो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट, बट स्टिल ओके। तो हम देखते हैं नोट, क्योंकि वो मोर और लेस यही बताया गया है कि जो उनकी पार्टी है, करंट रूलिंग पार्टी, दे हैव बीन वेपनाइजिंग एंड दे आर थिन स्किन्ड एंड ऑल ऑफ दैट, सो दैट यू वेरी वेल नो, एंड आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट।
A notification issued by Lok Sabha Secretariat on Friday said Rahul Gandhi stands disqualified from the membership of Lok Sabha from the date of his conviction 23rd March 2023 in term वही चीज़ जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये चीज़ यहाँ पे इतनी क्लैरिटी के साथ नहीं लिखी हुई, इसीलिए मैंने आपको वो विजुअलाइजेशन करवाई कि जो आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई है उसको रीड किया गया है विद सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ओके, Why has the Lok Sabha Secretariat issued this notification? अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट अगर आपके प्रीलिम्स में लिखा है तो उसके लिए, क्योंकि 2015 में इससे रिलेटेड कुछ हुआ था। इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसीजर, इसके बिना नहीं हो सकता कुछ भी, है ना। तो क्योंकि जो हाउस के आप कह सकते हैं दाता हैं वो कौन है, वो स्पीकर हैं, ठीक है। तो देखिए 2015 में अक्टूबर 13 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक नोट जारी किया था जिसमें उन्होंने क्या कहा था, जो स्टेट के चीफ सेक्रेटरीज होते हैं उनको इशू करना है एप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शंस को, किसको, टू द डिपार्टमेंट डीलिंग विद द प्रोसिक्यूशंस टू एंश्योर कि जो भी बेसिकली प्रोसिक्यूशन के साथ डील कर रहा है, जहाँ पे भी केस चल रहा है ना, कि जो भी अगर कोई सिटिंग एमपी या एमएलए का कन्विक्शन हो जाता है जिस भी दिन, तो उस डिपार्टमेंट को ये नोटिस में लेके आना है, किसके, स्पीकर के या चेयरमैन के हाउस के, ठीक है। तो बेसिकली किसको करना है, स्टेट चीफ सेक्रेटरी को, जो बेसिकली एक आईएएस ऑफिसर होते हैं, उनको जहां पे भी प्रोसिक्यूशन चल रहा है वो डिपार्टमेंट जो भी इसको कैरी आउट कर रहा है उस डिपार्टमेंट को कहना है कि मिस्टर डिपार्टमेंट यू प्लीज ब्रिंग दिस पर्टिकुलर इवेंट इनटू द नोटिस ऑफ द स्पीकर और द चेयरमैन। और एक और इंसान को ये नोटिस या फिर ये चीज भिजवानी होती है, वो कौन है, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ऑफ द स्टेट। ओके, ये चीज आपको पता है। कितने दिनों में, 7 दिनों में, कन्विक्शन आने के 7 दिनों के अंदर अंदर, अगर 7 दिन आपके प्रीलिम्स में लिखे हैं दैट्स ट्रू। अब आप जानते हैं ये सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ कि सेक्शन 8 क्लॉज 3 क्या कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का, ठीक है। 2 साल की अगर किसी को भी सजा होती है 2 साल से ज्यादा की तो आपकी डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है, ठीक है। 2 साल के लिए तो आप वैसे ही नहीं इलेक्शन लड़ सकते, फिर जिस दिन आप रिलीज होंगे तो फिर उसके आगे 6 साल भी नहीं लड़ सकते। तो इनफैक्ट जैसा कि मैंने आपको कल बताया था 8 साल आप इलेक्शंस नहीं लड़ सकते। तो 2024 का इलेक्शन अगर हम देखें अभी के लिए तो गया। Let's see what happens again, I repeat. Thus the disqualification is triggered by the conviction itself. देखिए ऐसा है कि लोकसभा की नोटिफिकेशन तो एक महज फॉर्मेलिटी है, जैसा कि अगर हम खुद कह रहे हैं यहाँ पे सेक्शन 8 क्लॉज 3 या सब सेक्शन 3 क्या कहता है कि उसी दिन आप डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं जिस दिन आपकी कन्विक्शन होती है। तो लोकसभा यहाँ पे नोटिफिकेशन लेके आए नहीं लेके आए, आप डिस्क्वालीफाई तो उस दिन हो गए, ये तो खुद कहता है ये एक्ट, है ना, ये चीज यहाँ लिखी है। दस द डिस्क्वालिफिकेशन इज, इसीलिए मैंने आपको कल भी बताया था कि यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है कि इतनी जल्दी जो डिस्क्वालिफिकेशन हो जाती है तो डिस्क्वालिफिकेशन होगी, क्योंकि अपील का अगर 30 दिन का समय लिया हुआ है तो फिर अपील का मतलब क्या है कि अभी तक वो रुक जाना चाहिए ना। तो यहाँ पे एक्ट में ये जो सेम डे वाली चीज है थोड़ा यहाँ पे दिक्कत ला रही है, ठीक है। द नोटिफिकेशन इज मेरली अ फॉर्मल नोटिस, ओके। इन केस ऑफ अ डिस्क्वालिफाइड एमएलए, अगर एमएलए हैं आप तो फिर विधानसभा जो होगी, जैसे एमएलए आजम खान के केस में हुआ था, ठीक है। इज द अथॉरिटी ऑफ द स्पीकर फाइनल इन दिस रिगार्ड? नो, इस चीज में जो स्पीकर का ये नोटिफिकेशन है फाइनल नहीं है, ठीक है। जो लोक प्रहारी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का केस है उसमें उन्होंने यही कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन ट्रिगर होती है बाय कन्विक्शन, इसको रिवर्स किया जा सकता है अगर कन्विक्शन पे स्टे लगा दिया जाए। स्टे ऑफ कन्विक्शन और स्टे ऑफ सेंटेंस में एक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है ना। आप जानते हैं स्टे ऑफ कन्विक्शन का मतलब क्या है कि कन्विक्शन हुई है, वो दोषी हैं या नहीं है, यही अभी क्लियर नहीं है। जो किसी ने अगर बेसिकली अगर किसी कोर्ट ने, किसी छोटे कोर्ट ने अगर बोल दिया है कि आप कन्विक्टेड हैं, तो बड़े कोर्ट के पास गए हैं तो वो बड़े कोर्ट सोचेगा कि मेरे को एक थोड़ा बेंच बिठाना पड़ेगा, मे बी और बड़ा बेंच लगे डिसाइड करने के लिए कन्विक्ट है या नहीं है, हमें और चीजें सलाह मशवरा करना पड़ेगा। तो मैंने स्टे ही लगा दिया कन्विक्शन पे, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इट्स a different thing. Once the conviction has been stayed during the pendency of an appeal, the disqualification, अगर ये stay लग गई या तो देखिए अपील को आपके फेवर में ही ग्रांट कर दिया गया, मे बी जो ऊपर वाले किसी कोर्ट ने कह दिया कि मिस्टर राहुल गांधी आप कन्विक्टेड ही नहीं है, तो वो कन्विक्शन ही खारिज हो गई, या तो आपके हम कन्विक्शन पे स्टे लगा रहे हैं। दोनों ही केसेस में क्या होता है, डिस्क्वालिफिकेशन रिवर्स हो जाती है, ठीक है। तो डिस्क्वालिफिकेशन विच ऑपरेट्स एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द कन्विक्शन कैन नॉट टेक और रिमेन इन इफेक्ट, ये चीज आपको पता है। द नोटिफिकेशन बाय द हाउस सेक्रेटेरिएट रिगार्डिंग राहुल will cease to be in effect if and when his conviction is stayed, okay.
अब देखिए यहाँ पे वही सारी चीजें लिखी है, आपको आर्टिकल 102 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई के तो अब बारे में पता ही होना चाहिए, पर बाकी जो ग्राउंड हैं क्लॉज 1 सब क्लॉज ए वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट की बात करता है, बाकी और इंसेन माइंड और ये सारे जो ग्राउंड्स हमने कल डिस्कस किए हैं, आप प्लीज उन पे भी अटेंशन पे कीजिए, ठीक है। तो वही सारी चीजें यहाँ लिखी है, सब कुछ मैं आपको बता चुकी हूँ। व्हाट डज राहुल लूज, अब देखिए ऑफ कोर्स इसके साथ साथ और क्या क्या जाता है मिस्टर राहुल गांधी के साथ साथ, मेंबरशिप के साथ साथ सदस्यता के साथ साथ क्या क्या जाएगा, वो ऑफ कोर्स उनका घर है जो 2004 से उन्हें मिला हुआ है, जब वो एमपी नियुक्त हुए थे अमेठी से, ठीक है, अमेठी से जब वो जो अब तक वहीं रह रहे थे तो वो जाएगा, साथ ही में जो पर्क्स मिलते हैं वो जाएंगी, तो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी हैं। ओके जो डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स हैं, जो डायरेक्टरेट ऑफ एस्टेट्स मतलब जो बंगलोज और ये सब रियल एस्टेट को देखते होंगे, उनको भी इंफॉर्मेशन भेज दी गई है लोकसभा सेक्रेटेरिएट द्वारा कि आपने खाली करवाना है जल्दी से जल्दी। 1 महीने का आई थिंक समय देते हैं यहाँ, 1 मंथ इज द टाइम जिसमें आपको वेकेट करना होता है अपना ऑफिशियल हाउस को। ओके what do the people of Wayanad get, okay when do the people of Wayanad get a representative back in Lok Sabha, ये तो ऑफ कोर्स देखिए क्या है कि इलेक्शन कमीशन ने जब आजम खान का केस था उसमें बाई इलेक्शन, ऑफ कोर्स आपकी सीट खाली हुई है तो बाई पोल तो होगा ही, तो उनके केस में तो कुछ दिनों में ही उन्होंने जैसे उनकी सीट खाली हुई थी तो उन्होंने कह दिया था कि ये शेड्यूल है। लेकिन अगर हम एमपी पीपी मोहम्मद फैजल के केस में जो लक्षद्वीप के एक एमपी हैं, उनके केस में क्या हुआ था, इलेक्शन कमीशन ने जनवरी 18 की डेट दी थी कि बाईपोल होगा, जब जिस दिन वो कन्विक्शन हुए थे उसके बाद, ठीक है, उनका कन्विक्शन हुआ था जब, लेकिन फिर उन्होंने इस अनाउंसमेंट को विड्रॉ कर लिया जनवरी 18 वाले को, जनवरी 30 को, क्यों, क्योंकि जो फैजल की कन्विक्शन थी वो सस्पेंड हो गई थी केरला हाई कोर्ट द्वारा, ठीक है, तो ये चीज हमें पता है, लेकिन अभी तक रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि अभी तक तो उनको दोबारा मौका नहीं मिला है हाउस में बोलने का। वॉट ऑप्शन आर अवेलेबल टू राहुल गांधी, अब जानते हैं अभी तो ये लोकल कोर्ट है सूरत का, इसके बाद आप सूरत सेशंस कोर्ट में जा सकते हैं, फिर उसके बाद आपके पास गुजरात हाई कोर्ट है, फिर जाके कहीं आप सुप्रीम कोर्ट आता है, वो भी एपलेट जुरिस्डिक्शन में। अगेन लेट्स सी व्हाट हैपेंस। वही चीज इज डिस्क्वालिफिकेशन कैन बी रिवर्स्ड इफ अ हायर कोर्ट ग्रांट्स अ स्टे, ओके इफ ही डज नॉट गेट रिलीफ ही विल बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कंटेस्ट, जैसा कि मैंने आपको बताया 8 साल के लिए हम सोच सकते हैं कि उनकी सीट जा सकती है, but again this of course the time will decide what happens and what not. Okay, अब देखिए यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट टू स्क्रैप 4% मुस्लिम कोटा, आप जानते हैं वोकल लिग्गास लिंकायत ये सारी चीज़ें EWS ये सारी चीज़ें अब वेरी रेलिवेंट, हम कैसे 2A 2B 2C 2D कैटेगरी होती है कर्नाटका के केस में, ऑल्दो ये सब कुछ आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, पर क्योंकि कर्नाटका में इलेक्शंस आ रहे हैं तो थोड़ा सा रेलेवेंट यहाँ पे हो जाता है कि कर्नाटका की सरकार ने डिसाइड किया है कि जो 4% रिजर्वेशन हम दिया करते थे मुस्लिम्स को जो 2B कैटेगरी में आया करते थे, अब उनको एक कोई स्पेसिफिक 4% रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि रिलीजियस बेसिस पे रिलीजियस माइनॉरिटीज़ को कोई रिजर्वेशन नहीं मिलता, और ना ही बाबा साहब अम्बेडकर ने ऐसा कुछ कहा था, उनका ये कहना है, इसीलिए जो रिजर्वेशन है वो कास्ट के बेसिस पे ही होनी चाहिए, इसलिए वोकल लिग्गर्स और लिंकायत जो हैं they would get even a larger share now. मुस्लिम्स क्या करेंगे, अब जो 2B कैटेगरी में आया करते थे वो अब EWS कैटेगरी में, जिसमें ऑफ कोर्स जिसको कहीं पे भी रिजर्वेशन नहीं मिल रही वो EWS कैटेगरी में ले सकता है रिजर्वेशन, ये इनका कहना है, ठीक है। द गवर्नमेंट सेड द 4% रिजर्वेशन विल बी डिवाइडेड इक्वली, तो ये जो 4% जा रहा है कहीं तो देना है, वो कहाँ दिया जाएगा, जो 2 डोमिनेंट कम्युनिटीज है कर्नाटका में वोकल लिग्गास और लिंकायत 2% उनको मिलेगा, ठीक है। वोकल लिग्गास आप जानते हैं, ये सब कुछ मैं आपको स्कीम बता चुकी हूँ। वोकल लिग्गास who were included under the 2C category formed in December 2022 will get 6% reservation and Lingayat community would get 7%, क्योंकि लिंगायत को इससे पहले 5% मिल रही थी तो अब 7% मिलेगी, ठीक है, उनको पहले 4 मिल रही थी तो अब 6% मिलेगी, ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं और मैं ये सारी बातें आपको बता चुकी हूँ। Since we did not want to cause any problems to the religious minorities, we decided on a proactive move. They will be shifted from the 4% pool, okay, to the 10% EWS pool. This of course I have told you in detail. Reservation granted to 12 Muslim. लेकिन हाँ एक और बात है, reservation जो 12 Muslim subsects हैं जो कैटेगरी 1 में आते हैं, ठीक है, वो अफेक्ट नहीं होगा, कैटेगरी 2B में जो है ना उनको बेसिकली यहाँ पे उनसे रिजर्वेशन लेके दी जा रही है 2% वोकल लिग्गर्स और लिंगायत को, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे समथिंग ऑन इंटरनेशनल अफेयर्स।
North Korea claims it has tested weapon that can generate radioactive tsunami. नाउ समथिंग, क्योंकि अब हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि साउथ कोरिया जापान का रिश्ता सुधर रहा है ना, एंड ऑल ऑफ दैट आप जानते हैं। और फिर उसके बाद लेकिन उन्होंने ये भी कहा है जापान अपना मिलिट्री एक्सपेंडिचर बढ़ा रहा है टू 2% ऑफ जीडीपी एंड ऑल ऑफ दैट। और सारे ये क्यों बोलते हैं कि हमें करना पड़ रहा है ऐसा, क्योंकि एक तो चाइना है और एक और यहाँ पे इरिटेंट है हमारे रीजन में, वो नॉर्थ कोरिया है, हमारा नॉर्दर्न नेबर साउथ कोरिया का। ओके तो उनका ये कहना है, और नॉर्थ कोरिया एक बहुत ही आप कह सकते हैं जैसे हर्मिट किंगडम कहा जाता है, या बहुत ही उन कुछ अनप्रिडिक्टेबल सा, और आप जानते हैं किसी को पता नहीं है किस तरह से वो देश चल रहा है क्या नहीं है। यूएस भी डरा रहता है, यूके भी डरा रहता है, क्योंकि और साउथ कोरिया तो ऑफ कोर्स और जापान डरे ही रहते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो आए दिन कोई ना कोई टेस्ट करते रहते हैं। ठीक है, और वो कहते हैं हम ये कर देंगे, वो कर भी सकते हैं, ये यूएस तक को खत्म कर सकता है, हमारी इतनी लॉन्ग रेंज मिसाइल है एंड ऑल ऑफ दैट। तो आपको उसको उसका एक यहाँ पे प्रमाण मिलता है कि बिल्कुल अगर साउथ कोरिया और जापान का साथ आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि डिवाइडेड यू फॉल एंड यूनाइटेड यू स्टैंड, राइट। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस कि कितना स्टैंड तो खैर ये कर सकते हैं। पर यहाँ पे नॉर्थ कोरिया क्या कर रहा है वो हम देख लेते हैं। क्लेम्ड फ्राइडे टू हैव टेस्टेड अ न्यूक्लियर केपेबल, तो न्यूक्लियर केपेबल अंडर वाटर ड्रोन इन्होंने टेस्ट किया है, जिसको जिसको डिजाइन किया गया है टू जनरेट अ जाइगेंटिक, इनका ये कहना है जो अंडर वाटर न्यूक्लियर केपेबल ही हमारा ड्रोन है, ये रेडियो एक्टिव सुनामी क्रिएट कर सकता है, और ये सुनामी डिस्ट्रॉय कर सकती है हमारे एनिमी के नेवल स्ट्राइक ग्रुप्स को और उनके पोर्ट्स को। ओके तो ये चीज इन्होंने कही है दिस टेस्ट दिस वीक। और ये क्यों आया है, बेसिकली इसका बैकग्राउंड क्या है, क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ने रिसेंटली कहा है कि हम डिप्लॉय करेंगे अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को, स्ट्राइक ग्रुप्स को, एडवांस्ड एसेट्स को टू वाटर्स ऑफ द कोरियन पेनिनसुला। और आप जानते हैं जिस गति से यूएस और साउथ कोरिया की घनिष्ठता बढ़ रही है, या जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस एक्सेलरेट हो रहे हैं, उतनी ही गति से आप देख सकते हैं नॉर्थ कोरिया आए दिन कोई इतना बड़ा बड़ा टेस्ट करता जा रहा है। सो इट्स अ टिट फॉर टैट थिंग, ओके जैसे को तैसा। Which can be deployed for the coast or towed by surface ships, is built to stealthily infiltrate into operational waters and make a super scale radioactive tsunami through an underwater explosion to destroy enemy naval, वही चीज जो मैं आपको बता चुकी हूँ। ओके अब आप देखिए वही बातें यहाँ लिखी है, इसके थोड़े टाइम बाद ही साउथ कोरियन प्रेसिडेंट ने ये कहा है कि हम एक एक चीज का बदला लेंगे एंड ऑल ऑफ दैट। 14 ऑपोजिशन पार्टीज मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मिस यूज ऑफ ईडी सीबीआई बाय गवर्नमेंट। अब देखिए बात ये नहीं है कि ईडी सीबीआई जो कर रही है वो क्या जो भी अभी अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं वो इन्वेस्टिगेशंस गलत है, और इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई हैं जो उसे स्टॉप कर देना चाहिए, वो केस यहाँ पे नहीं है। बात है कि आप टारगेट कर रहे हो ये चीज़ क्योंकि ये बहुत बड़ी न्यूज़ है, और आप देखेंगे अप्रैल, आई थिंक द डेट माइट बी रिटन ईयर ओनली, कुछ अप्रैल में ही, बहुत अप्रैल 5 के आसपास ये केस सुना जाने वाला है आई थिंक। तो ये बहुत बड़ा केस होगा अगर इफ समथिंग हैपेंस, इफ इट डजंट तो फिर कुछ नहीं होगा। तो आपके मेंस में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि जो ट्रिनिटी है ईडी सीबीआई और आईटी की, है ना, जो आईटी रेड हो रही हैं, दे हैव सॉर्ट ऑफ इस पे कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो वो आपको पढ़ के जाना है। ओके तो यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है। द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड ऑन फ्राइडे, तो उन्होंने कह दिया है कि जी हाँ हम आपकी इस पिटिशन को सुनेंगे। इट्स अ जॉइंट पिटिशन जिसको फाइल किया है 14 पॉलिटिकल पार्टीज लेड बाय कांग्रेस against the arbitrary use of the central agencies such as Enforcement Directorate and the Central Bureau of Investigation by the Narendra Modi government to arrest and institute criminal proceedings against opposition leaders जो अपना fundamental right को एक्सरसाइज करते हैं to dissent and to disagree with the government। अब देखिए यहाँ पे जो ऑफ कोर्स अर्जेंट मेंशन की यहाँ पे इन्होंने कहा कि हमें ज़रूरत है, तो इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि हाँ जी बिल्कुल आपको हम डेट दे देंगे। तो जो अभिषेक मनु सिंघवी है, जो आप जानते हैं कांग्रेस लीडर भी हैं पर ही इज अ सीनियर एडवोकेट एज वेल, तो उन्होंने कहा है कि देखिए there's an alarming rise in the use of coercive criminal processes against opposition political leaders and other citizens। देखिए क्या है ना कि बात ये नहीं है कि सीबीआई जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ऑफकोर्स कुछ केस होता होगा अप्रैल 5 जी, या अप्रैल 5 की डेट है, पर बात ये है कि यहाँ पे आप डेटा देखिए कि अगर हम 2004 से 2014 का डेटा देखें
तो जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन वगैरह जो थे उसमें से 60% आप कह सकते हैं ऑपोजिशन से थे, लेकिन 40% जो रूलिंग पार्टीज के कोई कोई और इन लोगों के खिलाफ थे, नॉर्मल लीडर्स के खिलाफ, बाकी जो रूलिंग में थे, है ना। तो और फिर उसके बाद अब देखिए 95% जो भी आज केसेस चल रहे हैं उसमें से 95% जो केसेस हैं वो ऑपोजिशन लीडर्स के खिलाफ है। तो यहाँ पे इनका ये कहना है कि टारगेटेड मैनर में चीजें हो रही हैं। वही ईडी का हाल है, यहाँ पे उन्होंने उसका भी डेटा प्रस्तुत किया है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए ये जॉइंट पिटिशन इज एक्चुअली इसका बहुत वेट है, क्योंकि 14 पॉलिटिकल पार्टीज जिसमें 42% ऑफ द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम इन्वॉल्व है, जिसमें डीएमके है, आरजेडी है, बीआरएस है, तृणमूल कांग्रेस है, आप है, एनसीपी, शिवसेना, जेएमएम, जेडीयू, सीपीआईएम, सीपीआई, समाजवादी पार्टी, जेएनके नेशनल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, तो ये टुगेदर ये सारे मिलके 45.19% ऑफ द वोट्स जो कास्ट हुए थे लास्ट असेंबली इलेक्शन में उसको कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। 42.5% ऑफ द वोट्स कास्ट इन द 2019 लोकसभा इलेक्शन एंड होल्ड पावर इन 11 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज। तो डेफिनेटली अगर ये कुछ कह रहे हैं तो उसको अर्जेंट मेंशन मिलेगा। They are saying democracies, तो इनका ये कहना है कि democracy is in peril. We are not trying to affect the existing investigations, but 95% of the cases are against opposition leaders. We are asking for pre-arrest. तो इनका क्या कहना है कि pre-arrest guidelines और post-arrest guidelines आप प्लीज ले आइए। ओके किसको किस, देखिए अरेस्ट या रिमांड इनका ये कहना है कि उन पर्टिकुलर केसेस में होना चाहिए जिसमें कुछ आपने सच में किसी को हार्म पहुंचाया हो, यानी कि आपने किसी को फिजिकली हार्म पहुंचाया हो, किसी का मर्डर या कोई इस तरह का हीनियस क्राइम हुआ हो उसके दौरान, तो आप इस तरह के ब्रूटल मेजर्स दीजिए। लेकिन किसी भी छोटे छोटे इंस्टेंस में अरेस्ट हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट, ये यहाँ लिखा है। द चीफ जस्टिस लिस्टेड द केस फॉर हियरिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया। The petitioners contended the investigating agencies such as CBI and ED are being increasingly deployed in a selective and a targeted manner with a view to completely crush political dissent. Okay, a clear trend of using, ये सारी बातें मैं आपको बता चुकी हूँ। और PMLA भी आप जानते हैं, कन्विक्शंस इतनी हो नहीं रही, पर हरासमेंट जो हो जाती है ना उतने में कि आप यहाँ समन कर रहे हैं, वहाँ समन कर रहे हैं, तो ऑपोजिशन फिर इलेक्शन कब लड़ेगा? उनका भी तो यही है ना, काम तो यही है उनका, इलेक्शन लड़ना, जीतना। जीतना तो हर किसी को है, वरना पॉलिटिक्स में आए हैं तो क्या करेंगे आप? बस लीडर बन के रह जाएंगे, नहीं ना। तो फिर उनको लगता है कि आधा टाइम तो आप हमको मेंटली हरास करने में, या बाकी जो हमारा टाइम यहाँ चला जाता है। ठीक है, खैर ये चीज़ यहाँ नहीं लिखी है। और साथ में वही गाइडलाइंस की बात की गई है कि कैसे अरेस्ट होगा, किन चीज़ों पे निर्धारित होगा अरेस्ट या रिमांड या बेल। बेल ऑफ कोर्स इज द रूल एंड जेल इज एन एक्सेप्शन, लेकिन इन चीज़ों में बेल इम्पॉसिबल बनाई जा रही है। PMLA में आप देख लीजिए एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये सारी चीज़ें लिखी हैं। बॉडीली हार्म ना हो तो ऑफ कोर्स इस तरह की जेल्स नहीं होनी चाहिए, एंड यही सारी चीज़ें यहाँ लिखी है कि ओके। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका ये कहना है कि ट्रिपल टेस्ट ले आइए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें ट्रिपल टेस्ट होता है फिर अरेस्ट होता है। ठीक है, तो ट्रिपल टेस्ट इसमें क्या बोला गया है, क्या होना चाहिए? फैक्टर्स लाइक वेदर अ पर्सन के, क्या अगर हम इस इंसान को अरेस्ट नहीं करेंगे या कस्टडी में नहीं लेंगे तो ये भाग जाएगा, प्रोसिक्यूशन को इवेड करेगा, तो फ्लाइट रिस्क है कि नहीं। ठीक है, या फिर whether there is a reasonable apprehension of the tampering के, या एविडेंस के साथ खिलवाड़ कर देगा अगर इसको हमने अपनी कस्टडी में नहीं रखा और जाने दिया कहीं पे भी, या फिर ये क्या करेगा, विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा। तो पॉइंट नंबर 1 है कि फ्लाइट रिस्क है। दूसरा कि क्या ये एविडेंस के साथ टैंपरिंग करेगा। तीसरा ये क्या इन्फ्लुएंस करना शुरू कर देगा आई विटनेसेस को या विटनेसेस को। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ लिखी है। ओके, let's see. Membership of banned outfit is crime under UAPA, says Supreme Court. अब देखिए क्या है सुप्रीम कोर्ट की, अगर आप पहले की वर्डिक्ट उठा के देखेंगे तो उसमें उन्होंने कहा था कि महज किसी पर्टिकुलर ग्रुप के, जिसको आप अनलॉफुल कहते हैं, अगर आप उसकी मेंबरशिप है, अनलेस एंड अनटिल आपकी एक्टिव मेंबरशिप नहीं है कि आप बढ़ चढ़ के उसमें पार्ट ले रहे हैं और कुछ क्रिमिनल कर रहे हैं ऑल ऑफ दैट, तो तब तक आपको ऑफ कोर्स UAPA आप पे नहीं लग सकता, आपको टेररिस्ट या क्रिमिनल इस तरह का नहीं कहा जा सकता। लेकिन उसको अब रिवर्स कर दिया गया है और ये सरकार के हिसाब से एक हिस्टोरिक लैंडमार्क है। तो हम देखते हैं केस क्या है। एक 3 जज बेंच है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि अगर कोई भी पर्सन हु इज और कंटिन्यूज टू बी इवन अ मियर मेंबर ऑफ अ बैंड ऑर्गेनाइजेशन इज लायबल टू बी फाइंड क्रिमिनली लायबल अंडर UAPA फॉर एक्टिंग अगेंस्ट द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया। विद दिस जजमेंट, जैसे कि मैंने आपको बताया,
जो पहले की और जजमेंट थी उसको रिवर्स कर दिया गया है. द बेंच लेड बाय जस्टिस M.R. शाह हु रोट द जजमेंट was lauded by the Solicitor General, of course. Historical verdict, जैसा कि मैंने आपको बताया. The judgment referred to section. ओके वही बातें यहाँ पे लिखी हैं. अब देखिए यहाँ आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या इंपॉर्टेंट है. आप आर्टिकल 19 क्लॉज 4 पढ़ के जाइए. आर्टिकल 19 क्लॉज 4 क्या कहता है कि सिटीजन्स के पास राइट टू फॉर्म यूनियंस और एसोसिएशंस हैं, लेकिन फिर इसमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी आती हैं. हर एक पर्टिकुलर आर्टिकल 19 के तहत दी गई फ्रीडम पे किसी तरह की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं. जैसे कि राइट टू माइग्रेशन पे इस बार 2022 के आपके पेपर में क्वेश्चन आया है कि उस पर क्या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है. तो वैसे ही यहाँ भी आपको याद करके जाना है कि इंटरेस्ट ऑफ द सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया एंड पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी. आई अगेन रिपीट, सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी, ये यहाँ पे ग्राउंड्स हैं जिसके बेसिस पे इस राइट को आप कह सकते हैं रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है. ICMR, तो ऑफकोर्स यहाँ सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी, ये सब कुछ आ रहा है. तो अगर आप मेंबर हैं तो यहाँ कहीं ना कहीं रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है. ICMR रिलीजेस एथिकल गाइडलाइंस फॉर AI यूसेज इन हेल्थ केयर. देखिए यहाँ पे बहुत कुछ लिखा नहीं है. इसके लिए ना आपको जो भी आपके विजन IAS की कंपाइलेशन आएगी तो आप उसमें पढ़िएगा, क्योंकि यहाँ डिटेल्ड मैनर में नहीं है. मे बी हम आने वाले कल या परसों की न्यूज़पेपर में कुछ आए, बट स्टिल इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि ICMR ने रिलीज किया है भारत की पहली एथिकल गाइडलाइंस फॉर एप्लीकेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन बायोमेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर को, जिसमें हम क्या करना चाहते हैं, एक एथिकल फ्रेमवर्क बनाना चाहते हैं विच कैन असिस्ट इन द डेवलपमेंट, deployment and adoption of artificial intelligence based solutions in the fields specified. Okay, through this क्या होगा, AI assisted platforms available for the benefit of largest section of common people with safety and highest precision possible, while also addressing emerging ethical challenges when it comes to artificial intelligence and biomedical research, जो आप जानते हैं ऑलरेडी बहुत सारे एग्जिस्ट करते हैं. जिसमें क्या होगा, वही सारी चीज़ें लिखी हैं. इट इज़ इंटेंडेड फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व इंक्लूडिंग क्रिएटर्स एंड ऑल. ये सब कुछ इसको फॉलो करें. ओके, रेगुलेशन होगी AI टेक्नोलॉजीज की, कुछ यहाँ डिटेल में नहीं है. थैंक यू सो मच. प्लीज़ लाइक द वीडियो.